My dear brothers and sisters, you are most welcome in my YouTube channel दर्श इंग्लिश क्लासेस। दर्श इंग्लिश क्लासेस में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने नाउन, नंबर एंड रूल्स फॉर चेंजिंग नंबर, जेंडर एंड आइडेंटिफिकेशंस ऑफ नाउन का अध्ययन किया। आज हम नाउन के इस अंतिम पार्ट में नाउन से ही संबंधित एक टॉपिक है जिसे हम हिंदी में कारक के नाम से जानते हैं। आज हम इस टॉपिक में कारक की बात करेंगे, केस की बात करेंगे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, हिंदी में कारक के कितने प्रकार होते हैं, बट इंग्लिश में कारक, केस ओनली 4 टाइप्स के होते हैं। आज हम इन्हीं से संबंधित चर्चा करेंगे। तो समय बिना गवाए हुए हम अगले क्रम में केस की बात करना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट ज़रूर करें। आप हमें बताएं अगर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए, ताकि हमारे हर आने वाला वीडियो पहले वाले वीडियो से बेहतर हो सके। आपका सहयोग अपेक्षित है। नेक्स्ट, केस। जैसा कि हम केस के डिफिनेशंस की बात करते हैं, द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स to some other words are the change of the form by which this relation is indicated is called the case। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने लिखा द रिलेशन यानी वह संबंध, इन विच जिसमें अ नाउन स्टैंड्स, कोई नाउन स्टैंड्स करता है, टू सम अदर वर्ड्स, कोई नाउन, कोई भी संज्ञा जिस संबंध के द्वारा दूसरे शब्द के साथ संबंधित होता है, आर द चेंज ऑफ द फॉर्म, या उस नाउन का पर्टिकुलर जो चेंज है फॉर्म में, रूप में, बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड, जिस संबंध के द्वारा, जिसके द्वारा ये रिलेशन इंडिकेट होता है, उसे हम केस के रूप में जानते हैं। ये नेस्फील्ड का वेरी पॉपुलर डिफिनेशन है केस का। अब हम चर्चा करते हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इट। इसके 4 टाइप्स हैं। नंबर 1, नॉमिनेटिव आर सब्जेक्टिव केस। पहला जो केस है इंग्लिश में, उसे हम नॉमिनेटिव के रूप में जानते हैं या सब्जेक्टिव के रूप में जानते हैं। सब्जेक्टिव जैसे ही वर्ड आपके सामने दिखा, आपको ये आभास हो गया होगा कि मैं कर्ता कारक की बात कर रहा हूँ। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। नंबर 3, पजेसिव केस, जिसे हम संबंध कारक के रूप में जानते हैं, अधिकार कारक के रूप में जानते हैं। ओकेटिव केस, संबोधन कारक। देयर आर मेनली 4 केस in English language, and here is the name of these 4: nominative case, or subjective case, objective case, possessive case, and last one is occative case. Number 1, nominative case. Nominative case, a noun or pronoun that functions as subject of a verb is placed in nominative case। आपको डिफिनेशन दिख रहा होगा। नॉमिनेटिव केस को कर्ता कारक कहा जाता है, और मैंने डिफिनेशंस में आपको बताया, अ नाउन और प्रोनाउन, कोई नाउन या प्रोनाउन, कोई संज्ञा या सर्वनाम, दैट फंक्शंस, जो कार्य करती है, एज सब्जेक्ट, कर्ता के रूप में, ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का यानी किसी क्रिया का, इज प्लेस्ड, वो रखी जाती है, इन नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस में। इन हिंदी अगर आप इसे जानना चाहें तो आप सिर्फ इतना समझें कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन को
संज्ञा या सर्वनाम को वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो वो नाउन आर प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होता है, आर नॉमिनेटिव केस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्क्रीन की तरफ ध्यान दें, रमेश रोट मेनी लेटर्स टू मी। हियर रमेश इज अ नाउन, रमेश एक नाउन है, एंड रोट इज अ वर्ब, रोट एक वर्ब है, और वर्ब के ठीक पहले रमेश यूज किया गया है जिसे सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, अर्थात रमेश इज इन नॉमिनेटिव केस, रमेश नॉमिनेटिव केस में है। नंबर 2, द ताजमहल इज अ फेमस बिल्डिंग। नाउ द ताजमहल, इट इज अ प्रॉपर नाउन, ये एक प्रॉपर नाउन है जो वर्ब के पहले रखा गया है। हियर इज जो वर्ड आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक वर्ब है, इज वर्ब है, इसके ठीक पहले ताजमहल लगा हुआ है, अर्थात ताजमहल भी नॉमिनेटिव केस में है। नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सी हैज ड्रंक मिल्क, सी हैज ड्रंक मिल्क, सी, ध्यान दें, सी इट इज अ प्रोनाउन, सी जो शब्द है वो एक सर्वनाम है और ये वर्ब ठीक वर्ब के पहले यूज हुआ, हैज ड्रंक, इट इज अ वर्ब, अर्थात सी इज अ नॉमिनेटिव केस, सी जो वर्ड है वो भी नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का। नंबर 4 एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनेटिव केस, दे आर वेरी लेबोरियस बॉयज। हियर दे इट इज अ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है और वर्ब आर के ठीक पहले इस्तेमाल हुआ है, अर्थात ये दे जो वर्ड है ये भी नॉमिनेटिव केस में है, अर्थात ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो नंबर 1 हमने बात की, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो उसका केस नॉमिनेटिव होता है या सब्जेक्टिव होता है। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस, जैसा कि नाम से ही आपको ज्ञात होगा, अ नाउन आर प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट, ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता हो, इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस, उसे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हेल्प्ड सुरेश, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने अंडरलाइन भी उस वर्ड को करके रखा है। सुरेश, जो सुरेश है ये एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, जो कि हेल्प्ड वर्ब के ठीक बाद आया है, और आपको ज्ञात होगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही सब्जेक्ट है और हेल्प्ड वर्ब है एंड सुरेश ऑब्जेक्ट है, अर्थात सुरेश ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इस्तेमाल हुआ। नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यू टीच देम, यू टीच देम, हियर यू इज अ सब्जेक्ट, टीच इज अ वर्ब एंड देम इज अ ऑब्जेक्ट, एंड देम इज अ प्रोनाउन, देम ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है जो कि एक प्रोनाउन है, अर्थात यहाँ पर देम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इस्तेमाल किया गया। आप एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, आप सिर्फ मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जो रूल्स की मैं बात करना चाह रहा हूँ, उन रूल्स को आप फोकस करें, उन रूल्स को आप ध्यान दें। नंबर 3 पजेसिव केस, पजेसिव केस को हिंदी में संबंध कारक भी कहा जाता है और अधिकार कारक भी कहा जाता है। व्हेन अ नाउन शोज इट्स रिलेशन, जब कोई नाउन अपने रिलेशन को प्रदर्शित करता हो, अपने संबंध को प्रदर्शित करता हो, पोसेशन या अपने अधिकार को प्रदर्शित करता हो, एन एनोदर नाउन यानी किसी दूसरे नाउन के साथ, इज इन पजेसिव केस, तब वो पजेसिव केस में होता है, संबंध कारक या अधिकार कारक के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोर्ड पे ध्यान दें मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये बोर्ड तो नहीं है बट ये स्क्रीन आपके लिए अभी बोर्ड का काम कर रहा है, इसलिए आप इसे ध्यान दें, आप स्क्रीन की तरफ ध्यान दें और आप इसे राइट डाउन भी करते चलें। दिस इज रोहन्स बुक, दिस इज रोहन्स बुक। वन मोर इम्पोर्टेंट
इंफॉर्मेशन फॉर यू, आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक सूचना है जो आपको मैं बता दूं। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं 51 क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। मैं 51 प्रश्न लेकर के आऊँगा जो नाउन, नंबर, जेंडर, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ नाउन एंड केस, जो टॉपिक अब तक मैंने आपको बताया, जिन टॉपिक्स पे अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया, उन्हीं टॉपिक से संबंधित आपको 51 क्वेश्चंस का एक टेस्ट मिलेगा। और आप इसको जब टेस्ट को ध्यान दें, जब आप इस टेस्ट को करेंगे तो आपको ये आभास होगा, आपको ये मालूम होगा कि आप इंग्लिश को किस हद तक जान चुके हैं। सो प्लीज़ डोंट मिस माई टेस्ट and test yourself and your knowledge and believe on my teaching। आप टेस्ट को मिस ना करें, आप टेस्ट ज़रूर दें, अपने आप को जांचें और परखें कि जो आप पढ़ रहे हैं वो वाकई रेलिवेंट है या नहीं। जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। सो प्लीज़, यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो, यदि आपने अब तक मेरे चैनल को ना देखा हो, वीडियोज़ को ना पढ़ा हो, तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को देखें, उनको नोट्स बनाएं, उनका अध्ययन करें, ताकि जब आप टेस्ट दें तो आपको कोई समस्या ना हो और आपको ये पता भी चले कि वाकई आपने क्या कमाल कर दिया। नेक्स्ट, दिस इज़ रोहन्स बुक। दिस इज़ रोहन्स बुक। हम पजेसिव केस की बात कर रहे हैं। दिस इज़ रोहन्स बुक। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रोहन्स को अंडरलाइन किया गया है। दिस इज रोहन्स बुक, यानी इस बुक के ऊपर रोहन का अधिकार है। रोहन्स बुक, रोहन की पुस्तक, रोहन, इस बुक के ऊपर रोहन का अधिकार है, अर्थात ये पजेसिव केस में है। एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको जान लेनी चाहिए। लिविंग थिंग्स के साथ का, के, की का जब भी अर्थ निकालना हो, ध्यान दें, लिविंग थिंग्स के साथ का, के, की का जब भी अर्थ निकालना हो तो उन नाउन्स के साथ, उन वर्ड्स के साथ ओनली अपस्ट्रॉफी यूज किया जाता है। अपस्ट्रॉफी को कॉमा एस भी लिखा जाता है। यदि प्लूरल है तो ओनली एस एंड कॉमा उसके बाद लगता है। आप ध्यान दें, स्क्रीन पे हमने लिखा है रोहन्स बुक। रोहन एक लिविंग थिंग है, एक सजीव है, इसलिए रोहन का, के, की अगर इसका अर्थ निकालना है तो सिर्फ कॉमा और एस लगाइए, जिसे हम अपस्ट्रॉफी के रूप में जानते हैं, और ये अपना मीनिंग अपने साथ लेकर के आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, आपके सामने रिवील करेगा। दिस इज रोहन्स बुक, ये रोहन की पुस्तक है। नेक्स्ट, दीज आर लेग्स ऑफ द टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस वर्ड में आप एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जान लें। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ का, के, की के लिए ऑफ लगाए जाते हैं। आप ध्यान दें, लेग्स ऑफ द टेबल, ये जो टेबल वर्ड है ये नॉन लिविंग है। जब नॉन लिविंग है और उस टेबल के लेग्स की बात हो रही है, टेबल के पैर की बात हो रही है, किसी दूसरी चीज़ की लेग्स की बात नहीं हो रही है, इसलिए ये टेबल, चूंकि ये नॉन लिविंग है, ये निर्जीव वस्तु है, अर्थात इसके साथ का, के मीनिंग को ज्ञात करने के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने अभी जैसा कि आपको पहले बताया, लिविंग थिंग के साथ ओनली कॉमा एस लगाइए। आर प्लूरल अगर लिविंग थिंग्स हैं तो उनके साथ ओनली कॉमा लगाइए, वो का, के, की का मीनिंग आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल, इट मीन्स ये टेबल के लेग्स हैं, पैर हैं, अर्थात इस लेग्स पे, ये जो लेग्स हैं ये टेबल का है, ये एक पोजीशन, एक अधिकार की बात करता है, अर्थात ये पजेसिव केस में हुआ। नेक्स्ट, ही इज हर हस्बैंड। ही इज हर हस्बैंड, वह उसका पति है। ध्यान दें आप, हियर हर वर्ड इज इन पजेसिव केस। ये जो हर वर्ड है ये पजेसिव केस में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये किसी और का पति नहीं, उसका पति है। ये पति जो है, हस्बैंड है, ये किसका है? हर, उसका।
Okay, so here her is in possessive case. Next, this is the boys hostel. अभी मैंने आपको बताया यदि कोई भी लिविंग थिंग प्लूरल में हो तो उसका का के लिए ओनली एस इस्तेमाल होता है. बॉयज, दिस इज इन प्लूरल फॉर्म, सो वी कांट ऐड अपस्ट्रॉफी एस. अपस्ट्रॉफी एस आप नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा. आप ओनली एस पुट करेंगे, ओनली एस. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बॉयज के साथ मैंने केवल एस लगाया, आई एम सॉरी, केवल कॉमा लगाया. दिस इज द बॉयज हॉस्टल, यह छात्रों का छात्रावास है या यह लड़कों का छात्रावास है. हियर हॉस्टल के ऊपर बॉयज का पोजीशन है, अधिकार है, इसलिए बॉयज वर्ड जो है वो पॉजेसिव केस में इस्तेमाल हुआ है. नेक्स्ट, ओकेटिव केस की तरफ बढ़ते हैं. ओकेटिव केस संबोधन कारक को कहते हैं. इफ अ नाउन इज कॉल्ड इज इन ओकेटिव केस, यदि किसी नाउन को पुकारा जाए, बुलाया जाए तो ओकेटिव केस में होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कम हियर मुकेश, कम हियर, कम हियर मुकेश. मुकेश को बुलाया गया, ये मुकेश ओकेटिव केस में है. आर यू गोइंग ब्रदर, क्या तुम जा रहे हो भाई, तो ये जो ब्रदर वर्ड है इट इज अ नाउन एंड इट इज कॉल्ड, ब्रदर को बुलाया गया अर्थात ये ब्रदर ओकेटिव केस में है. नेक्स्ट, शीला गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शीला गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. हियर शीला इज इन ओकेटिव केस, शीला ओकेटिव केस में है. मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये केस से संबंधित हमने चर्चा की. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको जान लेनी चाहिए, जब कभी भी पॉजेसिव केस को किसी भी सेंटेंस में पहचानना हो तो आप वहाँ ध्यान दें, अपस्ट्रॉफी जरूर इस्तेमाल हुआ होगा, कॉमा एस लगा होगा उन वर्ड्स के पहले, या यदि प्लूरल हैं तो ओनली कॉमा लगा होगा. यदि नॉन लिविंग हैं तो उनके साथ ऑफ वर्ड का इस्तेमाल जरूर हुआ होगा. ऐसे जहाँ भी वर्ड आपको दिखें आप उसे पॉजेसिव केस में आंख बंद करके टिक कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट, ओकेटिव केस की एक वेरी इंपॉर्टेंट पहचान है जो मैं बात कर लूँ आपसे, जो आपको बताना ज़रूरी होगा. ओकेटिव केस का इस्तेमाल चाहे जहाँ भी हो, आगे हो, किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में हो या किसी भी सेंटेंस के एंडिंग पार्ट में हो, तो आप ध्यान दें ओकेटिव केस के ठीक पहले या ठीक बाद कॉमा का इस्तेमाल अनिवार्य होता है और कॉमा आपको लगा हुआ नज़र आएगा और आप इसे बड़े आराम से पहचान सकते हैं ये ओकेटिव केस में यदि है कोई नाउन तो. मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो टेस्ट से संबंधित होगा जिसे आप ज़रूर वॉच करें, ज़रूर देखें. एंड बी पेशेंट, आई विल गिव यू वेरी वेरी रेलिवेंट subject, very very relevant matter for English language and literature. Please subscribe and share my channel. Thank you to one and all.